आज जिन दो मुद्दों पर चर्चा होगी उनमें भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी का बयान भी होगा जिस पर कांग्रेस गुस्से में है, और दूसरी वो तस्वीर भी होगी जो इस वक्त काफी चर्चाओं में है, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की, जो अपनों का हाल जानने के लिए तंग गलियों में एक स्कूटी पे सवार होकर पब्लिक के बीच अपनी हाजिरी दे रही है। लेकिन सवाल यह कि आखिर इन दोनों मामलों में किस तरह हो रही है राजस्थान में राजनीति। आज इन्हीं मुद्दों पर होगी बात, और आज की इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ होंगे, साथ में होंगे वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा और राधेश्याम भारती जी, और साथ होंगे पॉलिटिकल एक्सपर्ट हेमंत भाई गोयल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले राजकुमार जी आपका रुख करेंगे कि जिस तरीके से हाल ही में जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हैं उनका जो बयान सामने आया, और जिस तरीके से भाजपा के खेमे में तमाम जो नेता हैं वो अपना वजूद कायम करने के लिए जिस तरीके से पब्लिक में हाजिरी दे रहे हैं, उसे लेकर क्या कहेंगे, उन तस्वीरों को लेकर क्या कहेंगे? प्रदीप जी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी की सीट पिछले कई दिनों से डगमगा रही है। वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को और आरएसएस को खुश करने में लगे हुए हैं। और नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और आरएसएस खुश तब होते हैं जब पानी पी पी कर कांग्रेस पार्टी को कोसो और राहुल गांधी जी को कोसो। और राहुल गांधी जी को कोसने का और कांग्रेस पार्टी को कोसने का परिणाम देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बता दिया है। लेकिन उनकी अब परंपरा यही है, भारतीय जनता पार्टी को मत संभालो, राजस्थान को, हिंदुस्तान को मत संभालो, आप केवल कांग्रेस पार्टी को कोसो, राहुल गांधी को कोसो। और अब सीपी जोशी को उसी ट्रैक पे चल पड़े। अब उनकी हटने की बारी आ रही है। किसी दिन भी घोषणा हो सकती है, हो सकता है उपचुनाव से पहले घोषणा हो जाए। तो सीपी जोशी तो खुद डगमगाए हुए हैं। अब वो राहुल गांधी पे आरोप लगा रहे हैं और उनको गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी सीपी जोशी के बयान की बहुत घोर निंदा करती है। और जहां तक वसुंधरा जी का प्रश्न है, वसुंधरा जी तो पिछले 10 साल से वैसे ही परेशान है। वो लगातार तंग एरियो में घूम करके कोई जनता को नहीं संभाल रही है। वो देश के भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं को संदेश दे रही है कि मेरे पास अभी भी जमीन है। उनके बेटे 5वीं बार सांसद जीत गए हैं। उस इलाके में आने वाले तमाम विधानसभा क्षेत्रों पर उनका अपना विशेष कब्जा है। वसुंधरा जी लगातार परेशान है। अब आप बताओ, प्रदीप जी, नेता जो सुबह 6 बजे से लेके रात को 2 बजे तक व्यस्त रहता है, 10 साल से कोई ढाला बैठा हो तो करे भी तो क्या करे? अब एक काम करो, स्कूटर पे बैठ के गलियों में निकल पड़ो और लोगों से दुआ सलाम करो। हो सकता है ये संदेश दिल्ली जाए, क्योंकि बजरलाल जी तो स्कूटर पे घूम नहीं रहे हैं। लेकिन राजकुमार जी स्कूटर पे तो राहुल गांधी भी जयपुर के रास्तों से गुजरे थे। स्कूटर पे बैठने में बुराई क्या है? तो परिणाम आ गया ना, राहुल गांधी जी घूमे थे तो परिणाम आ गया। हमारी 11 सीटें आ गई, हम शून्य में थे। वसुंधरा जी के पास परिणाम नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम ये हो रही है, बीजेपी के बयानों से ना तो आरएसएस खुश हो रही है और ना नरेंद्र मोदी जी खुश हो रहे हैं। और वसुंधरा जी के स्कूटर पे बैठने से ना आलाकमान खुश हो रहा है, ना वसुंधरा जी खुश हो रही है और ना जनता खुश हो रही है। राहुल गांधी जी ने तो पैदल यात्राएं की, लंबी लंबी यात्राएं की, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो ना यात्रा। वो तो किसानों के बीच में भी गए, ट्रकों में भी बैठे, पैदल भी चले, स्कूटर भी चले। उनको तो परिणाम मिल गया। पहले हम 44 पे थे, फिर 52 पे, 99 पे आ गए। ठीक है। हेमंत जी, क्या लगता है कि कौन खुश है, कौन नाराज है, और कहां पर सियासत की शुरुआत है? प्रदीप जी, आप जिन बयानों की आप चर्चा कर रहे हैं वो सीपी जोशी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। दौसा में पार्टी की कार्य समिति की मीटिंग थी, उसमें वो कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। और सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है, वो तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, हम तो एक सामान्य से एक आम व्यक्ति है, आम इंसान है। तो जब हम राहुल गांधी के उन बयानों की निंदा कर सकते हैं, हम उन बयानों को नहीं सुन सकते जब राहुल गांधी संसद में कहते हैं, लोकसभा में कहते हैं कि साहब हिंदू कहने वाले लोग अपना 24 घंटे हिंसा करते हैं, झूठ बोलते हैं, नफरत फैलाते हैं। अरे राहुल गांधी तो नफरत के बाजार में मोहम्मद की दुकान खोलने चले थे। वो इस तरह की बयान, इस तरह की बचकानी हरकतें वो लोकसभा के मंदिर में, संसद में बैठ के कर सकते हैं क्या? अरे भाई, अब वो कांग्रेस के शहजादे नहीं है, अब वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो एक संवैधानिक पद पर है। वो इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं? तो वो बातें तो होंगी, वो बातें तो चलेंगी। वो बातें आज नहीं खत्म होंगी, वो तो सदियों तक चलेंगी। जो बातें राहुल गांधी हिंसा हिंदुओं के लिए कहते हैं, और वो राहुल गांधी और वो कांग्रेस और उनका इंडी गठबंधन जो हिंदुओं को कोसता है, सनातन को कोसता है, आध्यात्मवाद का विरोधी रहा है, इन सब का अपमान करता है। लेकिन अब प्रश्न ये है ना
इन सब का अपमान करने के बाद वो सत्ता विपक्ष में मजबूत स्थिति में आ गए, वो 54 से 99 की स्थिति में आ गए, वो अयोध्या में चूंकि वो सीट निकाल के ले गए, अब वो कहते हैं राम मंदिर का आंदोलन फेल हो गया, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। अरे भाई ये जातिगत समीकरणों का गणित है, ये वोटों का गणित है, हार जीत चलती रहती है। अयोध्या जीत गए तो इसका मतलब क्या राम मंदिर का आंदोलन समाप्त हो जाएगा क्या? क्या राम में जो आस्था है वो खत्म हो जाएगी क्या? अरे लोग, करोड़ों लोगों की राम में आस्था है, विदेशों में राम की आस्था है, विदेशों में रामलला की धूम है, तो क्या इन बातों के कहने से कोई इस तरह की बातें हो जाएंगी क्या? लेकिन अब, और आप वसुंधरा की बात कर रहे हैं, वसुंधरा राजे वो नेता है, वो जन जन की नेता है, उन्होंने वो रिकॉर्ड कायम किया है। उन्होंने पांच बार वो सांसद रही है, 5 बार उनके बेटे सांसद रहे, वो झालावाड़ की मसीहा है, झालावाड़ के जन जन में वो विराजमान होती हैं। तो वो अगर समस्याओं को जानने के लिए स्कूटर से नहीं जाएंगी तो क्यों नहीं जाएंगी? अगर कोई तंग गलियों में गाड़ी नहीं जा सकती, स्कूटर पर अगर वो जा रही है तो क्या उसमें क्या आपत्ति? किसी को कांग्रेस का नेता भी ये करके दिखाए ना। अरे भाई अगर कोई नेता अगर जनता का हाल जानने जाता है तो आपको दिक्कत है, कोई जनता का हाल जानने नहीं जाए तो आपको दिक्कत है। आप क्या चाहते हैं, किस तरह की दिशा में आप राजनीति को ले जाना चाहते हैं? तो ये बातें तो तमाम बिल्कुल सारहीन बातें हैं, मुझे नहीं लगता इन बातों में कोई दम है। जी भारती जी, दिक्कत क्यों होती है, क्या लगता है आपको? देखिए प्रदीप जी, आप मुझे 2 मिनट का टाइम दें, क्योंकि हेमंत जी ने जैसे हिंदूवाद की जो बात की और कह रहे हैं कि राहुल गांधी हिंदुओं को गाली देते हैं। आप देखिए कि वेद से लेकर के, वेदों में, उपनिषद में, अरण्यक में, यानी हमारे 6 दर्शन में कहीं भी हिंदू शब्द ये मुझे दिखा दें कि हिंदू यहाँ पर इस तरह से ये लोग हिंदू है। ऐसा कोई रामचरितमानस में भी जो अभी 500 साल पहले लिखी गई उसमें भी कहीं वर्णन नहीं है हिंदू का। राहुल गांधी जिस हिंदू की यहाँ बात कर रहे हैं उसका गलत अर्थ लगाया जा रहा है। वो उन कट्टरपंथी संगठनों के लिए बात कर रहे हैं, उनके ऊपर टिप्पणी है उनकी कि उनको सिवाय हिंसा के और नफरत फैलाने के कुछ सूझता नहीं है। वरना आप बताइए कि गीता में तो चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग है, केवल इतनी बात कही गई है, स्वयं भगवान ने कही है ये बात कि 4 वर्ण जो गुण और कर्म के हिसाब से मैंने निर्धारित किए हैं वो वही जातियां। इसके इतर कहीं, मैं ईमानदारी से आपको कह रहा हूँ कि किसी भी धर्म ग्रंथ में आप मुझे हिंदू शब्द दिखा दीजिए तो मैं मान लूंगा, लेकिन एक अब चुनावी शस्त्र के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है, देश में नफरत फैलाई जा रही है। इसका क्या इलाज है आप बताइए? ठीक है, इसका कोई इलाज नहीं है। और आप देखिए हमारी जो भारतीय शैली है वो तो वसुधैव कुटुंबकम कहती है, उसको मानती है। अब यदि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को हिंदू और नॉन हिंदू के नाम पर घेरना चाहती है, आप देखिए कि उनकी दादी का जो अंतिम संस्कार हिंदू पद्धति से हुआ था कि नहीं हुआ, उनके पिता का अंतिम संस्कार जो है वो पूरी तरह हिंदू रीति से हुआ था कि नहीं हुआ था। फिर किस बात का ये झगड़ा है? ये केवल राजनीतिक देखिए वो है, और उसमें अब बुरी तरह इनका ये हिंदू कार्ड फैल हो गया है। अभी आप देख लीजिए उपचुनाव हुए, उसमें क्या हालत हुई है। भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें मिली हैं में से। आता हूँ भारती जी, वापस आता हूँ जी, वापस आ रहा हूँ। क्या हालत हुई है भारती जी, वापस आ रहा हूँ। एक बार श्याम जी के पास चलेंगे। श्याम जी देखिए, कांग्रेस बीजेपी नेता जाए तो मुश्किल, ना जाए तो मुश्किल, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब जरूरत होती है तब कहाँ जाते हैं, और जब जरूरत नहीं होती, अगर उस वक्त पब्लिक को जब जरूरत नहीं होती, नेताओं को जरूरत होती है, तो उस समय वो यही कहते हैं कि हम हाजिर हैं। आखिर इसके पीछे की राजनीति क्या है? देखिए प्रदीप जी, निश्चित तौर पर ये वोटों की राजनीति का खेल है। अब देखिएगा, अगर मैं वसुंधरा राजे को आज से नहीं, पुराने टाइम से जानता हूँ। वो 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं और अपने क्षेत्र का अच्छा विकास किया। उस वक्त उन्होंने, अब क्योंकि मुख्यमंत्री नहीं है, उनके दल की सरकार है, और देखिए उनका पुत्र वहाँ सांसद है और वो खुद वहाँ की विधायक है झालरापाटन से, और वो निश्चित रूप से अपने क्षेत्र में घूमने जाना चाहती हैं और करके आती है। तो उसका देखिए अधिकारी भी अब कारों में नहीं जा पा रहे हैं, तो वो भी उनके साथ वसुंधरा जी के पीछे मोटरसाइकिल पे दौड़ रहे हैं। एक कार्यकर्ता के साथ बैठ के जाना जनप्रतिनिधि का अच्छा है। देखिएगा, एक
मुख्यमंत्री रहने के बाद वो धौलपुर से राजनीति से आती हैं, अगर फिर उसके बाद के आम कार्यकर्ता के साथ बैठ के अगर वो अपने मतदाताओं के बीच उनकी समस्या सुनने बारिश के बाद हाल चाहती है, ये अच्छी परंपरा वाली चीज, इसको गलत नहीं मानना चाहिए। उसका प्रभाव निश्चित रूप से उनके क्षेत्र में उनके पक्ष में जाने वाला है, उनके विरोध में जाने वाला है नहीं। तो इसका मतलब है कि वसुंधरा राजे अपनी राजनीति को मजबूत करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि मैं आज विधायक हूँ और मुख्यमंत्री नहीं हो तो भी मैं अपने क्षेत्र को ध्यान रखना चाहता हूँ, अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं मानना चाहिए। देखिएगा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनका पूरा ध्यान रखते थे, अब भजनलाल जी की तो हिम्मत नहीं कि वो ध्यान नहीं रखे, तो जो कुछ कहेंगी वो भजनलाल जी तो करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए निश्चित तौर पर वो मिलके भी आए, अब देखिए जरूरत पड़ेगी तो फिर भी मिल लेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि उनका क्षेत्र में जाना, ये सब कुछ करना एक राजनीतिक तौर पर एक अच्छे राजनीतिक का फैसला अच्छा है। मैं तो मानता हूँ उसको पक्ष में आना चाहिए, उसकी खिलाफत बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए। वो नौटंकी नहीं कर रही, हवा नहीं कर रही है, वो अपने क्षेत्र में जा रही है और उसका प्रचार प्रसार कर रही, तो अच्छी बात है। तो वो उसका कार्यकर्ता प्रज्वलित होता है, मेरे स्कूटर में बैठ, मेरे मोटरसाइकिल में बैठ कर गई है और मेरे कलेक्टर भी साथ था, बाकी अधिकारी भी साथ थे, उसका परिणाम सार्थक हो जाएगा। राहुल गांधी के ऊपर अगर सीपी जोशी ने कोई बयान दे दिया, वो निश्चित तौर पर दौसा में भी जिला परिषद हो गया, जिला कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी, उसके बाद वो देवली उनियारा के लिए टोंक में भी कर रहे थे, तो वहां पे भी उन्होंने देखिए वो तो राहुल गांधी को लेके कहेंगे, जब राहुल गांधी कर छीटाकशी करता है तो उसका नीचे तक प्रभाव जाता है, जाना चाहिए, उसको कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐसी बात नहीं क्योंकि राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता बन गए, लेकिन वो लालू प्रसाद यादव के घर जाकर के वो मीट पकाना सीखते भी और कहते मैं अपनी बहन के लिए ले जाना भी चाहता हूँ। ये भी राजकुमार जी आपने भी देखा और उन्होंने प्रचार प्रसार भी किया है। देखिए वो अपने अपने तौर तरीके, खाना पीना किसका क्या कल चलता है वो चलता रहे, कल्चर में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हिंदू और हिंदूवादी पना अपनाना, हिंदू कोई धर्म जाति तो है नहीं, समुदाय है, उसको हिंदू मानते हैं, वो हिंदू है, लेकिन कोई धर्म नहीं है। श्याम जी बात वही है ना कि जैसा कि मैंने कहा कि अगर नेता 4 कदम चलता है तो भी जो अपोजिशन होता है, जो नहीं चाहने वाले होते हैं, वो भी सवाल उठाते हैं। चलता है तो मुश्किल, नहीं चलता है तो मुश्किल। राजकुमार जी ये चीज़ें, क्योंकि कई बार कांग्रेसी नेताओं पर भी इस तरह की बातें उठती हैं। जब राहुल गांधी अपनी यात्रा कर रहे थे तब भी लोगों ने और विपक्ष ने काफ़ी सवाल उठाए थे। अब यहाँ पर वसुंधरा अगर कहीं जाती है तो भी सवाल उठते हैं। आखिर ये जो सियासी वार पलटवार की जो कहानी है, क्योंकि जनता तो केवल तमाशबीन है। राजकुमार जी। प्रदीप जी, वसुंधरा जी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को संभाले, अपने बेटे की कॉन्स्टिट्यूंसी को संभाले, अच्छी बात है। एक जनप्रतिनिधि को अपनी जनता को संभालना चाहिए और संभाल भी रही है, लेकिन संभालने के पीछे जो छुपा हुआ मकसद है वो आला नेताओं को आगाह करना है, उनको टेलर देना है, और वो लगातार टेलर देती रही है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने बहुत सारे बुके मंगाए थे, दिल्ली में लगातार नेताओं से संपर्क किया था, उसकी एवज में भजनलाल जी ने डबल मंगाए और लगातार 3-4 दिन दिल्ली जाते रहे। तो भारतीय जनता पार्टी में जो उठक पटक चल रही है ना, उस पर मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान की जनता ने सत्ता सौंपी है सेवा करने के लिए, ना कि कांग्रेस पार्टी के कपड़े फाड़ने के लिए, ना कि पन्ना प्रमुख और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को निपटाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई, अब सेवा तो करो गुरुजी। बिजली के दाम बढ़ा रहे हो, पानी बिजली संभल नहीं रही है, ERCP का पानी आ नहीं रहा है, लोडिंग लगातार हो रही है। श्याम जी भाई साहब कह रहे हैं कि कम्युनिटी सेंटर को कार्यालय खोला जा रहा है, हाईकोर्ट जाना पड़ रहा है, मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है, लगातार गुंडागर्दी हो रही है। आज भी दोपहर में एक व्यापारी की पत्नी की दिल दहाड़े हत्या कर दी गई है। तो कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, वो इनसे समझ नहीं रही है। गृह मंत्री खुद मुख्यमंत्री है, पहले कहते थे मैं 24 घंटे का अलग से गृह मंत्री बनाऊंगा, अब जब देखा इसमें गृह मंत्रालय में कुछ काम अच्छा होता है तो उन्होंने खुद ने अपने पास रख लिया। पहले अशोक गहलोत जी पे आरोप लगाते थे। तो कानून व्यवस्था संभालिए, दिल दहाड़े हत्या हो रही है, जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं, सांगानेर विधानसभा क्षेत्र इसमें सबसे आगे हो रहा है। तो ये लगातार जो तरह तरह की बातें हैं, अस्पतालों की हालत खराब है, चिरंजीवी के तहत इलाज नहीं हो रहा, RGHS के लोग तहत इलाज नहीं हो रहा है, अस्पतालों में लोग परेशान हो रहे हैं, बारिश में खड्डे हो चुके हैं, सड़कें परेशान हैं, पेड़ पौधे लग नहीं रहे इनसे। तो राजकुमार जी ये जो सारी समस्याएं जो आप गिना रहे हैं, जो बता रहे हैं, ये केवल इन समस्याओं की शुरुआत 6 महीने में हुई है या पहले से भी चल रही है? समस्याएं प्रदीप जी आती जाती रहती है। समस्या है कि बारिश होगी तो खड्डे भी होंगे, पेड़ पौधे भी लगाने पड़ेंगे, सब समस्याएं आती जाती रहती है, उनका निस्तारण करना पड़ता है। लेकिन 7 महीने हो गए, 7 महीने का मतलब है आपका आधा साल से ज्यादा
7 महीने में आपको ये सब काम 7 दिन में हो जाने चाहिए थे। चलिए। अफसर डर नहीं रहे हैं। जी। शुरू में सीएस महोदय जैकेट वैकेट पहन करके दफ्तरों में चक्कर लगा रहे थे। 9 साढ़े 9 के चक्कर में एक कर्मचारियों के दबाव में नहीं आया, क्योंकि देखा कि सब मुख्यमंत्री ले लगे। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार चला कौन रहा है। वित्त मंत्री खुद परेशान है, मंत्री इस्तीफा दिए बैठे हैं, और आदिवासियों के बयान देने वाले मंत्री उनसे अपना विभाग संभाल नहीं रहे हैं। आरएसएस को राजी करने के लिए वो आदिवासियों पे अटैक कर रहे हैं। अब आदिवासी उल्टे पड़ गए तो वो माफी मांगते फिर रहे हैं। ये परंपरा ठीक नहीं है। यानी कुल मिलाकर राजकुमार जी, कुल भारतीय जनता पार्टी आपके चैनल पे आ नहीं रही है जी। लगातार भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 7 महीने से कभी कांग्रेस के प्रवक्ताओं का बहिष्कार करने का प्रयास किया, अब वो चैनल का बहिष्कार करें। अब आप बताइए, चैनल पे डिबेट करने भारतीय जनता पार्टी आएगी नहीं तो कैसे समस्याओं के बारे में चर्चा होगी, कैसे कांग्रेस पार्टी और राजनीतिक विश्लेषक उनको अच्छी बुरी बात कहेंगे। तो मैं आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूँ, अपने प्रवक्ताओं को भेजिए। नीट के ऊपर जब चर्चा होती थी तो देश से संदेश आ गया कि नीट की चर्चा के ऊपर कोई भी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी का चैनल पे नहीं जाएगा। अब आप बताओ, चैनल पे नहीं जाओगे तो फिर पाताल से कैसे ढूंढ के लाओगे। ये तमाम तरह की बातें राजस्थान की जनता देख रही है। ठीक। लोकसभा में निपटा दिया, उसके बाद भी इनका गवाह नहीं टूट रहा है। अब उपचुनाव में भी निपटने वाले हैं, फिर पंचायत में निपटेंगे, फिर नगर निकाय में निपटेंगे। तो मैं आपके चैनल पे कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान के देशों मतदाताओं ने सेवा करने का मौका दिया है। सेवा करिए, सत्ताएं आती जाती रहती है, 4-6 महीने का टाइम है, 2.5-3 साल बाद फिर वापस चुनाव आ जाएंगे। चलिए राजकुमार जी, हमारे साथ जो राजनीतिक आपकी पार्टी ने भी पहले निर्णय किया था हम डिबेट में नहीं जाएंगे, तो समय समय की बात है, आप अपने टाइम में निर्णय करते हैं, अपने टाइम में निर्णय करते हैं, ये अपना राजनीतिक फैसला। अरे अभी आपने अपनी फैसला बदला ना, कुछ दिन पहले ही बदला। आपको समझदारी जब आती है उसके बाद आप फैसला बदल देते हो। बीजेपी को भी समझदारी आई। हमारे कल टीकाराम जूली जी ने कोई शब्द गलत बोला तो उसी दिन हमने माफी मांग ली। नहीं, टीकाराम जूली की बात ही नहीं कर रहा मैं, तो कह रहा हूँ अरे लंबे समय तक कांग्रेस नहीं आती थी, मैं डिबेट में बैठता था, कांग्रेस का प्रतिनिधि नहीं आता था। उसके बाद में भी अभी निर्णय पहले थोड़ी देर पहले किया था, फिर आपने निर्णय को बदला नहीं। एआईसीसी ने कहा हम तो जाएंगे डिबेट में। तो देखिए, राजनीतिक फैसले किसी को करने का अधिकार है, किसको लॉस होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है। आप बार बार ये कह रहे हो कि भाई सत्ताधारी पार्टी ऐसा कर रही है। 5 साल तो सरकार आपने भी रखी। अब नवतेज चैनल का क्या दोष है भाई साहब कि नवतेज चैनल पे बीजेपी प्रवक्ता नहीं जाएगा, कि नवतेज बीजेपी को ज्यादा खेलता है। अब ये कैसे आरोप लगाना चाहते हो? आरोप लगाते हो। चलिए हेमंत जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए, अगर म्यूट है तो एक बार अनम्यूट कर लीजिए। और अब सीधा सा सवाल ये कि जिस तरीके से राजकुमार जी ने यहाँ पर जो कमियां गिनाई हैं, जो पिछले 7 महीनों के दौरान जो हुआ है, क्या लगता है कि सारी कमियों की शुरुआत इन 7 महीनों में हुई है, या आप लोगों ने, या यूं कहें कि भाजपा ने कोई सुधार करने की कवायद शुरू की है? आपको क्या लगता है पॉलिटिकल एक्सपर्ट के नाते? देखिए प्रदीप जी, राजकुमार जी तो जो कहना चाहते हैं वो ये है, उसका जो सारांश है लबोलबाब ये है कि 7 महीने पहले तक पूरे 5 साल राजस्थान में रामराज था, अब वो रामराज गायब हो गया। तो हम तो राजकुमार जी शर्मा को ये बधाई देना चाहते हैं कि वो इतनी अच्छी डिबेट कांग्रेस के लिए पक्ष रखते हैं डिबेट में बैठ के, और हम सभी मिलके उनके लिए हम प्रयास करेंगे कि उनको सिविल लाइन से अगली बार कांग्रेस का टिकट मिल जाए, क्योंकि राजकुमार शर्मा जी बहुत निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ता है, बहुत प्रतिभाशाली कार्यकर्ता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनको टिकट नहीं मिल पाया। लेकिन ठीक है, अब तमाम सारे दोष आरोपण राजकुमार जी ने बीजेपी के ऊपर कर दिए। सड़कें खराब है, बीजेपी की वजह से खराब है, कानून व्यवस्था खराब है, बीजेपी की वजह से खराब है, सब वो सामुदायिक केंद्र पत्रकार कॉलोनी का जेडीए ले रहा है तो वो बीजेपी की वजह से हो रहा है, वहां पर लूटपाट हो रही है वो बीजेपी की वजह से हो रही है। इससे पहले 5 साल कोई पेपर आउट नहीं हुआ, भले 17 बार हुआ, लेकिन नहीं, राजकुमार जी कहेंगे कोई पेपर आउट नहीं हुआ। कोई पेपर आउट में नकल की लोग पकड़ में नहीं आए, नकल माफिया कोई था ही नहीं, वो तो अब था। तो तमाम बातें ऐसी हैं जिस पर राजकुमार जी कहते हैं कि साहब हम तो बिल्कुल पाक साफ थे, हम तो बिल्कुल रामराज कर रहे थे, हम तो जनता को इतना शांतिपूर्वक राज दे रहे थे जो कोई दे नहीं सकता। अब वो बात अलग है कि अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी के बीच जो कुछ चला वो तो राजकुमार जी जाने कि कैसे सचिन पायलट और अशोक गहलोत में तनातनी हुई, कैसे उनको नाकारा, नाकाम, गद्दार, कोरोना क्या क्या कहा, ये तो राजकुमार जी को पता है। क्यों कहा भाई, रिश्ते अच्छे रहे होंगे, कह दिया होगा।
5 साल यही सब चलता रहा और अभी भी वही चल रहा है। अब चल रहा है गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली के बीच चल रहा है, दोनों अपनी अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं। अरे इनको जनता के हितों की पता ही नहीं है, ये विधानसभा में बात करते नहीं है, सड़क पर ये बात करते नहीं है, सड़क पर ये पुलिस को धमकाने का काम करते हैं गोविंद सिंह डोटासरा, सदन में ये स्पीकर को धृतराष्ट्र कह देते हैं। अरे क्या क्या कह रहे हैं, और फिर ये कहते हैं साहब इनकी प्रवक्ता कि साहब हमने तो रामराज दिया राजस्थान में। तो ये तमाम बातें जनता जानती है। अगर इन्होंने रामराज दिया होता, ये बिजली की बिलों की बात करते, अरे आपने 6 महीने पहले बिजली की बिलों में कटौती करी, ये पहले आप 5 साल पहले ही करते थे, आपकी सरकार रिपीट हो जाती। चिरंजीवी योजना की आप बात करते हैं, चिरंजीवी योजना में इक्के दुक्के कोई छोटे मोटे हॉस्पिटल उसको एंटरटेन करते थे, मरीज को भर्ती करते थे। बड़े हॉस्पिटल तो चिरंजीवी के नाम पर मरीज को अपने अंदर घुसने ही नहीं देते थे। वो तो बाजार जो कोई हॉस्पिटल में अंदर घुस जाए, तमाम जितने भी नामचीन बड़े हॉस्पिटल है, कोई चिरंजीवी योजना में इलाज नहीं करता था। लेकिन अब राजकुमार जी कह रहे हैं तो ठीक है, अच्छी बात है कह रहे हैं, तो ये तमाम बातें सबके सामने है, तभी तो उनको सत्ता से वापस बाहर का मुंह देखना पड़ा ना। लेकिन ठीक है, अब 11 सीटें उन्होंने 25 में से जीत ली, तो अब इनके हौसले बुलंद है। ये कहते हैं साहब हम तो अब सब कुछ हमारा ही है। 99 सीट उन्होंने देश में जीत ली, तो ये तो कहते हैं साहब हम तो चाहे बीजेपी सत्ता में होगी, हम तो उनसे ज्यादा मठाधीश अब तो हम हो गए। तो ये तमाम बातें जनता देख रही है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। भारती जी संक्षेप में देखिए प्रदीप जी, अब 5 सीटें जो है वो उपचुनाव है और अपने दोनों पार्टियां अपनी अपनी ताकत लगा रही हैं। अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी देखिए महसूस कर रही है कि वसुंधरा जी को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो कोई गलत नहीं है कि वो झालरा पाटन में जो है स्कूटी पे बैठ करके कार्यकर्ता के साथ निकले, लोगों से संपर्क किया। और अब आप देखिए कि जो है जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, झुंझुनू का दौरा किया है उन्होंने, झुंझुनू कार्यकर्ताओं को एकत्रित किया हुआ, उनको मंत्र दिया भाई गांव गरीब और जो है युवा किसान, इनका हमें हित करना है, इनके लिए जो है सारी आगे नीतियां बनानी है। तो कोई गलत नहीं है। वो जो है सोमवार को वहां जा रहे हैं अपने जो है हनुमान बेनीवाल के उसमें, तो वहां भी देखिए सारी रणनीति है। अब उसको कांग्रेस किस तरह काउंटर करती है, क्योंकि देखिए झुंझुनू में बड़ी प्रॉब्लम है, कैंडिडेट को लेकर के समस्या सामने आएगी। देवली उनियारा वहां इनके समस्या, यानी भारती जी भारती जी कुल मिलाकर माना यह जा रहा है कि चुनौतियां कम नहीं है, चुनौतियां बरकरार है। श्याम जी संक्षेप में बताएं कि वाकई जो चुनौतियां हैं उनका मुकाबला कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए कितना चुनौतीपूर्ण है। देखिए कांग्रेस भाजपा, देखिए आदिवासी पार्टी अपने क्षेत्र 84 वाले में दोनों पार्टी को दे रही है, और हनुमान बेनीवाल कांग्रेस से समझौता करके अपनी सीट जिताना चाहता है, बचाना चाहता है। अब ज्योति मिर्धा अमित शाह से मिलके आई थी, अब क्यों मिलके आई है ये तो हेमंत जी ज्यादा जानते होंगे, हम तो यहाँ जान नहीं पा रहे। लेकिन निश्चित तौर पर मान के चलिए कि राजनीति में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो दिखने चाहिए, दिखते नहीं है। अब देखिए बार बार बात आ रही है 3 सीटों को लेकर के जो तैयारी बीजेपी कर रही है, निश्चित तौर पर 3 सीटों में से कुछ सीट जीतना चाहती है, क्योंकि हार तो एक भी सीटें इनकी है नहीं। इसलिए जीतने के लिए, सत्ताधारी पार्टी जीतने के लिए चुनाव लड़ती है और कांग्रेस भी अपनी सीटों को बचाए रखने के लिए चुनाव लड़ती है। कोई राजनीतिक पार्टी हारने के लिए कौन चुनाव लड़ता है, जीतने के लिए लड़ते हैं। राजस्थान की वर्तमान स्थिति में निश्चित तौर पर जिस प्रकार का वातावरण, जिस प्रकार की बातें सामने आ रही है खुलकर के, निश्चित रूप से मान के लिए कि भाजपा संगठन और सत्ता के बीच में जो मधुरता, जो सरलता जिस तरह की पहले थी वो नहीं देखने को मिल रही है। ठीक है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मिलते हैं, उसकी फोटो बाहर नहीं आती, क्यों नहीं आती, आनी चाहिए। ठीक है जी। श्याम जी समय की थोड़ी कमी, हम चर्चा को अगली बार फिर विषय पर लेंगे। तो देखिए कुल मिलाकर जो राजस्थान की जो सियासी जो कहानियां हैं, नेताओं के लेकर जो चर्चाएं उठती हैं, वो कई बार एक पॉलिटिकल मुद्दा बन जाती है और कुछ ऐसी ही तस्वीरें इस समय राजस्थान में काफी चर्चाओं में। बहरहाल आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।